सभी गणमान्य साथियों का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद सुनील में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए प्लेलिस्ट सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सीसीएस कंडक्ट रूल क्या होता है, किस पे अप्लाई होता है, इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले जानते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल कब आया था। सीसीएस कंडक्ट रूल कब आया था, इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन। किसी भी रूल का रूल नंबर 1 जो होता है ना, उसके टाइटल से, शॉर्ट टाइटल से होता है। टाइटल क्या कहता है, कमिटमेंट, कब ये रूल आया था, और इसका एप्लीकेशन किस पे अप्लाई होगा, इस चीज के बारे में होता है। तो सेम हियर सीसीएस कंडक्ट रूल, ये टाइटल किसके बारे में है, क्या है इसमें। तो सीसीएस कंडक्ट रूल सेंट्रल सिविल सर्विस एम्प्लॉय जो हैं उन पे अप्लाई होता है और ये 1964 में आया था। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ से। दीज रूल शैल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज every person appointed to a civil service or post including a civilian in defense service इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट्रल सिविल सर्विस के पोस्ट पे हैं उन सब पे ये रूल अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस में जो सिविलियन पोस्ट होता है उस पे भी अप्लाई होगा। ऑनररी वर्कर एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट, सिविल पोस्ट में जो ऑनररी वर्कर हैं उन पे भी अप्लाई होगा। एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी पीएसयूज हैं लाइक एज एनटीपीसी, एनएचपीसी, इस सभी के एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल होगा। मेंबर्स ऑफ कमिटीज कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कमिटी और कमीशन से अपॉइंट होते हैं उन पे भी सीसीएस का रूल्स अप्लाई होगा। जो भी सीसीएस रूल्स में जो रूल्स हैं, जो कंडक्ट हैं, वो सब उनको फॉलो करना होगा। एम्प्लॉइज ऑफ नॉन स्टेटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन, ये डिपार्टमेंटल कैंटीन जो होते हैं उसके एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल टू पर्सन्स अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ ए मिनिस्टर, मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ जो अपॉइंट होते हैं। हुज टेन्योर विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर, जिनका टेन्योर कहाँ होता है, तो मिनिस्टर के ऑफिस से होता है। तो ऐसे एम्प्लॉय पे भी सीसीएस कंडक्ट रूल एप्लीकेबल होता है। आगे चलिए। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सीसीएस कंडक्ट रूल किस पे नहीं होता है। तो इसमें जो एक खास होता है रेलवे एम्प्लॉय, जो कि रेलवे का अपना कंडक्ट रूल होता है। सो सीसीएस कंडक्ट रूल रेलवे एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता, उनका रेलवे का अपना जो रूल है वो लागू होगा। ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस जो होते हैं उनका अपना कंडक्ट रूल होता है, उन पे वही लागू होगा। सीसीएस कंडक्ट रूल उन पे लागू नहीं होता। नेक्स्ट है ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट in respect of which the president has by general or special order directed that these rules shall not apply। जहाँ पे प्रेसिडेंट अगर स्पेशली अगर ऑर्डर कर दे कि ये रूल इस डिपार्टमेंट पे नहीं लागू होगा या इस एम्प्लॉय पे लागू नहीं होगा, तो इसे केस में ये रूल काम नहीं करेगा वैसे एम्प्लॉय पे, वैसे डिपार्टमेंट पे। साथ ही नोट अप्लीकेबल टू पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, पोस्ट और टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ के जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट होते हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। सो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको दे देगा कि इनमें से किस पे सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें दिया रहेगा कि एक कोई एनएचपीसी का एम्प्लॉय है, पीएसयू का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसी में दे देगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो आंसर क्या होगा, नहीं लागू है तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ
डिपार्टमेंटल हो गया। सो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, सीसीएस कंडक्ट रूल केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। सो ये तो मालूम है कि 64 में आया था, क्योंकि 65 में सीसीएस लीव रूल 1965, लीव रूल 72, सीसीएस सीसीए रूल जो है ना डेट केम इन 1965, और सीसीएस कंडक्ट रूल की बात करें तो 64 में। सो आंसर क्या होगा? 30/11/1964, 30 नवंबर 1964 में सीसीएस रूल्स आया था। आप देखिए इसका आंसर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीएस कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू, किस पे अप्लाई होगा? अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा था किस पे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे होता है, सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विस इन पे भी होता है, रेलवे एम्प्लॉय को एक्सेप्शन है, उनका अपना रूल होता है, इस पे नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलिए, हम लोगों ने अभी क्या देखा? रूल 1 देखा, जो कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, कब कमेंसमेंट हुआ था सीसीएस? तो 30/11/1964 को। और एप्लीकेबिलिटी किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता, ये देखा। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 2, किसी भी रूल में आप देखेंगे ना, रूल नंबर 2 रिलेटेड होता है डिफिनीशन से। तो जितने भी डिफिनीशंस हैं उसको डिफाइन किया गया, टर्म जितने हैं उसको डिफाइन किया गया है रूल 2 में। और रूल 3 जो है जनरल रूल्स जो हैं, जनरल जो टर्म है, जनरल क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए एम्प्लॉय को और क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड रूल्स को एक जगह रखा गया है रूल 3 में, दैट इज जनरल। सो यहाँ से देखिए, हम लोग एक एक करके देखते हैं। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम्स, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को हमेशा? तो कहता है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए हमेशा अपने काम के प्रति, इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति समर्पित होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, ड्यूटी के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। ये सब काम करनी चाहिए, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने डिपार्टमेंट के प्रति। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति फुल डिवोशन होना चाहिए। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लायक नहीं रखे आपको। अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं करें जो गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कमिट हिमसेल्फ टू एंड uphold the supremacy of the constitution and democratic value। कमिट हिमसेल्फ, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने आप में क्या कमिट करना चाहिए? तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचा के रखना है, उसको बचाना है हर जगह अपने कार्य से, अपने ऐसा ही काम करना है जिससे संवैधानिक मर्यादा को कोई क्षति नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरलिटी, ये सब नॉर्मल टर्म्स हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरलिटी, हमें ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, एथिकल स्टैंडर्ड बनाए रखना है काम करते वक्त, साथ ही साथ ईमानदार होना है, ऑनेस्टी से काम करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल नहीं होना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ झुकाव नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल बनना है आपके किसी भी एक्शन से,
किसी पार्टी के साथ होने का पता नहीं चलना चाहिए। मतलब आपको हमेशा पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना है। हमारे किसी एक्शन से नहीं शो होना चाहिए कि हम इस पार्टी के साथ हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी के मेंबर हैं। सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अपने ड्यूटी का निर्वहन करते वक्त क्या क्या काम करना है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट को ध्यान में रखना है। फेयरनेस, कहीं भी अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंड इम्पार्शियलिटी, कहीं पे भी आप अपनी ड्यूटी में पार्शियल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये सीसीएस रूल्स में डिफाइंड है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीसीएस कंडक्ट रूल कहता है कि अकाउंटेबल होना है। आपकी ड्यूटी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अनट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट वे में काम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेंटेन रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, particularly to the weaker section। रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिव होना है। अगर कहीं पे हमें जवाब देना है, कोई कार्य संपादित करना है तो उसको एक्टिव होकर के करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, किसी वीकर सेक्शन के पब्लिक के लिए प्रति अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन करना है ट्रांसपेरेंट वे में। मेंटेन कटसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक, जहां भी पब्लिक डीलिंग की बात आती है तो कटसी मेंटेन करनी है, कैसे बात करना है पब्लिक से, और गुड बिहेवियर पेश करना है। पब्लिक के साथ बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक डिसीजंस सोलिली इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेना है। एंड यूज और काउज टू यूज पब्लिक रिसोर्सेस इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। जो गवर्नमेंट जिस पैसे का यूज करती है वो तो पब्लिक की मनी है। सो क्या कहा जाता है यहाँ पे कि पब्लिक के रिसोर्स का इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली, ये तीनों चीज, इफिशिएंटली होना चाहिए उसका यूटिलाइजेशन, अच्छे वे में होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी करना है। एज ए पब्लिक सर्वेंट, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपको क्या करना है, जो कार्य आपको दिया गया वो इकोनॉमिकल वे में, ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट की मनी है तो आप एक्सपेंसिव वे में खर्च कर दीजिए, इकोनॉमिकली भी करना है। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज and take steps to resolve any conflict in a way that protects the public interest। कहता है कि प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज करते समय अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को क्या करना है, रिजॉल्व करना है कि कंफ्लिक्ट नहीं हो। हमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस रखना है, अलग अलग रखना है। कंफ्लिक्ट अगर हो तो उसको रिजॉल्व करना है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होने। नेक्स्ट, नोट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशंस टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच में इन्फ्लुएंस इन हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी इंडिविजुअल से कोई ऑब्लिगेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां पे हमें लगेगा कि ये हमारे ड्यूटी से रिलेटेड काम को इन्फ्लुएंस करेगा। सपोज कीजिए मुझे कोई एक गिफ्ट दे रहा है और वहां पे ये पता चल रहा है कि इस पब्लिक का कहीं ना कहीं हमारे ड्यूटी से रिलेटेड कोई काम है, कोई ना कोई फायदा ये चाह रहा है। डेट मीन्स हमारा ड्यूटी का परफॉर्मेंस इफेक्टिव होगा उसके उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से या ऑब्लिगेशन से। तो ऐसे चीजों से हमें बचना है। ये कंडक्ट रूल हमें कहता है कि ऐसी जगह शामिल इन्फ्लुएंस जो करे आपके परफॉर्मेंस को वहां पे शामिल नहीं होना, तो ऐसे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अब सपोज कीजिए
कि हम कोई एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट पे हैं, किसी पोस्ट पे हैं, और जहाँ पे कोई सप्लायर सप्लाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उस बिल को वेरीफाई करने में मेरा नाम है, तो हमें क्या चाहिए? हमें उस सप्लायर से कोई भी प्राइवेट इंटरफेरेंस, फाइनेंशियल डीलिंग से बचना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन नहीं करें उस सप्लायर के साथ। नेक्स्ट है, नोट मिसयूज हिज पोजीशन एज सिविल सर्वेंट एंड not take decisions in order to derive financial or material benefit for himself, his family, or his friend. Not misuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefit for himself, his family, or his friend. मिसयूज नहीं करना है अपने पोजीशन का एज ए सिविल सर्वेंट। नोट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ। कोई अपने बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन पास नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है कि जिसमें हमारा फायदा हो, हमारे फैमिली का फायदा हो, या किसी खास हमारे फ्रेंड का प्रॉफिट हो जाए। मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट एलोन। कोई भी डिसीजन या चॉइस या रिकमेंडेशन एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें क्या देना है? तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे होना चाहिए, ना कि रिलेशन के बेस पे होना चाहिए, ना कि किसी और डीलिंग के बेस पे होना चाहिए। एक्ट विथ फेयरनेस, फेयरनेस के साथ, पूरे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट वे में, ईमानदारी के साथ एक्ट करना चाहिए। एंड इम्पार्शियलिटी एंड नोट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनीवन। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, पार्टिकुलरली द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो दबे कुचले पुअर, गरीब लोग हैं, उनके साथ तो खास करके ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 18वां नंबर, refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practice। ऐसा कुछ भी चीज करने से बचना चाहिए जो किसी लॉ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को ब्रेक करे, या इस्टेब्लिश्ड जो प्रैक्टिस है उसको क्या करे, उसको भेदे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वैसे काम से बचना चाहिए। 19वां नंबर, मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय। एंड बी लायबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड टू हिम। और इम्प्लीमेंट करना चाहिए लॉफुल ऑर्डर, जो कम्युनिकेट किया गया है उनको, उसका निष्पादन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 20वां नंबर, maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any law for the time being in force, particularly with regard to information disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity। इससे क्वेश्चन रह सकता है कि ऐसा कुछ भी सूचना जिससे इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई सूचना है, जिससे देश के सिक्योरिटी पे कोई अड़चन आ सकती है, तो ऐसे केस में उस सूचना को कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन with foreign countries or lead to incitement of an offense or illegal or unlawful gain to any person। किसी सूचना को आप देखते होंगे आजकल न्यूज में आता है, कोई किसी एक साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, रीजन क्या था? तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सूचना जो कि इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस सूचना को किसी एनिमी कंट्री को पास कर दिया। सो
हाई कॉन्फिडेंशियल रखना है इसे सूचना को जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के साथ जुड़ा हुआ, सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ हो। 21वां नंबर, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities। अपने एबिलिटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए, प्रोफेशनलिज्म को अपनाते हुए, फुल डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी का निष्पादन करना।